Good morning, all of you. In SY Become Semester 3, the different concepts we are discussing here. And today we are going to discuss the very important concept in macroeconomics. It is nothing but stagflation. Stagflation. So by this lecture, we will going to learn about the meaning as well the causes, effects, measures of this stagflation. सो स्टैगफ्लेशन में आपको तीन बातें ध्यान में रखनी है. रिमेंबर, लिसन केयरफुली. पहली बात, स्टैगफ्लेशन में क्या होता है, ये तीन पॉइंट अगर आपको याद रहेंगे देन यू कैन इजीली राइट इन एग्जाम व्हाट डू यू मीन बाय द स्टैगफ्लेशन. फर्स्ट इज द हायर unemployment rate. High. In the stagflation, first point is high unemployment rate. Second is slow economic growth. Second is slow economic growth. Okay. So inflation हो गया, सॉरी अनएम्प्लॉयमेंट हाई है, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो है एंड इन्फ्लेशन इज ऑल्सो हाई. ठीक है. व्हेन इन इकोनॉमी लाइक इंडिया में अगर समझो जैसे अभी की सिचुएशन, अभी की कोविड-19 में हम देख पा रहे हैं कि अपना जो क्वार्टरली इकोनॉमिक ग्रोथ था, सो इट वाज इन -23. मतलब जो इकोनॉमी अपनी बढ़ रही थी वो अभी कम हो चुकी है. सो हियर वी कैन से देयर इज हाई slow economic growth. Second, here we can find the higher unemployment. यहाँ पे हमें अनएम्प्लॉयमेंट अभी जो देखने को मिल रहा है की सर्व बिझनेस जे आहेत ते ठप्प झालेले आहेत. काम बऱ्याच लोकांची कामं सुटलेली आहेत. आणि म्हणजे थोडक्यात जो व्हाट वी से द एम्प्लॉयमेंट हैज बीन डिक्रीज. एम्प्लॉयमेंट कम हो चुका है. And third is what I told you, the inflation. There is high inflation rate. Inflation, we know that inflation means what? The continuous rise in prices of goods and services. ठीक है. तो ये जो इन्फ्लेशन है ये भी अभी बढ़ा हुआ देखने को मिल रहा है. तो stagflation in short we can say stagflation is a situation. It is the situation where there is where there is high just a minute. Okay, so you can see on the screen the stagflation. The formula is high inflation. पहले क्या होता है stagflation में? हाई इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, प्लस हाई अनएम्प्लॉयमेंट मराठी में त्याला बेकारी, बेरोजगार, जिसको काम नहीं मिल रहा. Unemployment in an economic point of view, we can say it is a situation where the person is willing to work, able to work, but not getting the jobs. वो काम करना चाहता है, काम कर भी सकता है, बट उसको काम नहीं मिल रहा है, तो उसको बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट. एंड थर्ड इज लो इकोनॉमिक ग्रोथ. तो स्टैगफ्लेशन ये तीनों का कॉम्बिनेशन है. ठीक है. सो ये सिचुएशन बहुत कंट्रीज में हमें देखने को मिलता है कि स्टैगफ्लेशन होना. स्टैगफ्लेशन इट इज ग्रोथ कम है, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है और इन्फ्लेशन भी ज्यादा है, तो इसको बोलते हैं स्टैगफ्लेशन. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द कॉजेस. ऐसा क्यों होता है? ग्रोथ कमी असतो, एम्प्लॉयमेंट कमी आहे, अनएम्प्लॉयमेंट जास्त आहे, याच्यामागे कारण काय? फर्स्ट इज द राइज इन द ऑयल प्राइसेस. ऑयल, पेट्रोल, डीजल वगैरह इनका जो प्राइस है वो अगर बढ़ जाती है तो क्या होता है?
इट विल अफेक्ट ऑन द इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन बढ़ गया तो अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ने लगता है एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इज ऑल्सो कमिंग डाउन, isn't it? नेक्स्ट इज द शॉर्टेज इन सप्लाईज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट. एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है ना, ये जो होता है, दिस इज द रॉ मटेरियल फॉर द इंडस्ट्रीज. बट अगर बारिश कम हो गया तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं होता है, तो उससे क्या होगा, जो भी सप्लाई होता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का टू द इंडस्ट्रीज, टू द बिजनेस वगैरह, तो वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा एंड जो प्राइसेस है विल कम अप. सो इट विल क्रिएट द स्टैग्फ्लेशन. नेक्स्ट इज द devaluation ऑफ रुपीज. डू यू नो devaluation ऑफ रुपीज? डिव्हॅल्युएशन म्हणजे काय, दुसऱ्या देशाची करन्सी खरेदी करण्यासाठी आपल्याला जास्त पैसे द्यावे लागतात. जैसे अमेरिका का $1 परचेस करने को हमें अगर आज की तारीख में 80 रुपीज लगता है, देना है, तो उसको क्या बोलेंगे कि डिवैल्यूएशन. मतलब पहले समझो 50 रुपए था, अभी 80 रुपीज देने पड़ता है, तो इससे क्या हुआ की अपने रुपीज की जो व्हॅल्यू आहे वो कम होगी. रुपयाची जी व्हॅल्यू आहे ती कमी झाली आणि त्यामुळे काय होतं की आपण जे काही इम्पोर्ट करतो, इम्पोर्ट जे पण आपण इम्पोर्ट करतो त्याला आपल्याला जास्त पैसे द्यावे लागतात, बरोबर. सो इट विल क्रिएट द स्टॅग्फ्लेशन. हायर टॅक्स. तर टॅक्सेसचे दोन प्रकार असतात. फर्स्ट इज डायरेक्ट टॅक्स अँड सेकंड इज इनडायरेक्ट टॅक्स. आता इथे आपण जास्त करून इनडायरेक्ट टॅक्सेस वरती हायलाइट करणार आहोत की इनडायरेक्ट टॅक्स म्हणजे टॅक्सचे जे रेट जर वाढले त्यामुळे काय होतात, वस्तूंच्या किमती वाढतात, त्यालाच आपण इन्फ्लेशन असं म्हणतो, बरोबर. ते इन्फ्लेशन वाढलं की काय होतं, लोकांकडे कमी पैसा राहतो आणि इन शॉर्ट इट इज अफेक्टिंग ऑन we can say the stagflation. Next is the increase in administrative prices. या किमती असतात, म्हणजे बऱ्याच काही मोठ्या मोठ्या कंपनी आहेत जसं की स्टील, कोल, सिमेंट, फर्टिलायझर्स. या कंपन्यांच्या ज्या किमती आहेत त्या जर वाढायला लागल्या, अगर प्राइस बढ़ रहा है तो उससे क्या होगा, द इन्फ्लेशन विल इंक्रीज, isn't it? नेक्स्ट इज द स्लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ. इंडस्ट्री है, जो बिजनेस है, उनका ग्रोथ अगर कम हो रहा है, उनका ग्रोथ अगर कम हो रहा है तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होने लगेगा. इंडस्ट्री इज लाइक अ व्हेरी इसेन्शियल फॅक्टर ऑफ द इंडिया. कारण इंडस्ट्रीमध्ये काही छोटे पण बिझनेस येतात, काही मोठे मीडियम साईज, आणखी खूप मोठे मोठे बिझनेस येतात. You may have heard about the MSME sector. What is that MSME? Micro, small and medium enterprises. Micro, small and medium enterprises. म्हणजे इंडस्ट्री असतात, आपण बघा कधी कधी कंपनीचं नाव ऐकलं असेल की नवरत्न कंपनी आहे, मिनी रत्न कंपनी आहे, महारत्न कंपनी आहे. तर ह्या ज्या कंपन्या आहेत, जर अचानकपणे यांचा ग्रोथ कमी झाला तर काय होईल बरं, या कंपन्या बंद व्हायला लागतील. कंपनी बंद हो रही है तो क्या होगा, तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू नहीं आएगा, तो ग्रोथ कम हो जाएगा. कंपनी बंद हो गई तो लोगों को काम नहीं मिलेगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, isn't it? So slow industrial growth will also affect on what, the stagflation. Okay. Next is the inflationary expectation. इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन मतलब आगे जाके इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है. ये जो एक्सपेक्टेशंस है उसकी वजह से भी क्या होता है कि इकोनॉमी में थोड़ा निगेटिव इफेक्ट होता है. ओके, अदरवाइज वी कैन से इट इज अफेक्टिंग ऑन
the economic growth of the nation. Next is the monetary policies. Just a minute. Okay. Next is the monetary policies. Do you know monetary policy? Who makes the monetary policy? The monetary policy is the policy which is made by Central Bank of India. इंडिया की सेंट्रल बैंक कौन सी है? It's a it's a RBI. it's a RBI. So RBI whatever policy RBI makes, जैसे आपको पता होगा कि 2 साल पहले हम अगर हाउसिंग लोन लेते हैं तो उसके ऊपर 12%, 14%, 15%, 16% ऐसा इंटरेस्ट देना पड़ता था. बट आज के तारीख में अगर आज आप बैंक में जाते हो, आप कौन से भी बैंक में चले जाओ कि इस बैंक में अगर आपको हाउसिंग लोन लेना है, अगर एसबीआई के पास चले गए तो 7% विल बी 7% इज योर इंटरेस्ट रेट फॉर ऑन हाउसिंग एज वेल. अगर आप कार खरीदना चाहते हो तो कार लोन लेना चाहते हो तो उसका भी इंटरेस्ट जो है नियर बाय 7% है. तो ये जो मॉनिटरी पॉलिसी है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अभी ये जो रेट थे मैंने आपको बोला कि 2 साल पहले 12%, 14% इंटरेस्ट थे, बट आज के तारीख में 7% हो गए, 7% हो गए. इसके पीछे रीजन क्या? द रीजन इज द मॉनिटरी पॉलिसी. द मॉनिटरी पॉलिसी इट इज द पॉलिसी मेड बाय आरबीआई. आरबीआई क्या करती है? इट्स अ बाय मंथली पॉलिसी. हर 2 महीने के बाद, हर 2 महीने के बाद आरबीआई क्या करती है? आरबीआई मेक्स द मॉनिटरी पॉलिसी, जिसमें क्या करती है? उसके जो रेट है सीआरआर, एसएलआर, रेपो, रिवर्स रेपो, एमएसएफ, एलएएफ, बैंक रेट, ये जो रेट होते हैं ये वो चेंज कर दिए. ओके. म्हणजे हे जे रेट जर आपण चेंज केले बँकांनी तर काय होतं? इट इज ऑल्सो अफेक्टिंग ऑन द इन्फ्लेशन. Here we are discussing the different causes of stagflation. Stagflation is different from inflation. Remember, inflation में खाली rise in prices of goods and services होता है, but stagflation में inflation भी होता है, अनएम्प्लॉयमेंट भी होता है और स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ भी होता है. ये तीनों बातें जहां पे होती है उसको बोलते हैं स्टैगफ्लेशन. Accordingly, we are discussing the point number 9. It's a monetary policy. So monetary policy, as I told you कि आरबीआई क्या करती है? समझो जो सीआरआर है, आपको एक शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको. सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो. ये सीआरआर में क्या होता है कि जो भी कोई कमर्शियल बैंक है उनको अपने पास जो पैसा है उस पैसे में से कुछ पैसा आरबीआई के पास रखना होता है. Now it's the rate of CRR is 4%. कितना है? It's a 4%. So 4% है तो कंपनी को समझो 100 करोड़ इतना मतलब अगर समझो वो जो बैंक का टर्नओवर है या तो बैंक का एसेट्स है, तो आउट ऑफ दिस 100 करोड़ कंपनी द बैंक हैज टू कीप 4 करोड़ रुपीज विथ वी कैन से द आरबीआई. बट समझो ये जो 4% की जगह पे आरबीआई ने क्या किया? ऐसा बोला कि नो कमर्शियल बैंक हैज टू कीप द मनी विद आरबीआई. ये जो सीआरआर, ये जो रेट है कैश रिजर्व रेशो, ये अगर 0% कर दिया तो उसे क्या होगा? इन इकोनॉमी जो बैंक है उनके पास ज्यादा पैसा, ये 4% आ जाएगा. द बैंक विल फर्दर इन्वेस्ट द मनी, इजंट इट? एंड कम इंटरेस्ट में बैंक लोगों को लोन देगी, कंपनी को लोन देगी, कंपनीला प्रॉफिट होईल, कंपनी वर्कर्स कामावर लावेल, गव्हर्नमेंटला रेव्हेन्यू भेटेल. सो इनडायरेक्टली द इकॉनॉमी विल डेव्हलप इफ द इंटरेस्ट रेट कम डाउन. बट वी आर टॉकिंग अबाउट द what we are talking about the stagflation. In the stagflation,
ये जो CRR 4% था वो 4 की जगह 20% हो गया। कितना हो गया? 20%। उससे क्या होगा? द इंटरेस्ट रेट कम हो जाएंगे या बढ़ जाएंगे? अगर CRR 4% से 20% हो रहा है तो क्या होगा? जो बैंक लोन दे रही है लोगों को, कंपनी को, हाँ, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट चार्ज कर रही है वो कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा? बढ़ाएंगे या कम करेंगे? व्हाट दे विल डू? दे विल, आएंगे। हाँ हाँ, दे विल इंक्रीज और डिक्रीज द रेट्स। यस एनीवन? क्या करेंगे? CRR अगर बढ़ गया 4% से 20% कर दिया, सो व्हाट विल हैपन? जो कमर्शियल बैंक है तो वो जब भी लोन देंगे किसी को, हाउसिंग हो या जो भी कुछ है, हाँ, तो ये जो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, इट विल, दे विल इंक्रीज और डिक्रीज। यस, क्या करेंगे? सर सीआरएस का रेशियो बढ़ा है ना सर, हाँ, रेशो बढ़ा है तो 4% से 20% बढ़ा है तो सर बढ़ेगा ना। क्या बढ़ेगा? इंटरेस्ट रेट? कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशो कमर्शियल बैंक है, समझो, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, SBI है, ठीक है। SBI को जितना भी उनके पास अमाउंट है, पैसा है, उसमें से 4% दे हैज टू कीप विद RBI, ठीक है, ऐसा रूल है, 4%। बट कल उठ के RBI ने ऐसे बोला कि आपको अभी आगे से 20%, इतना CRR, इतना पैसा, इतना परसेंट पैसा आपको हमारे पास रखना है। तो ये जो SBI है वो जब भी कस्टमर को लोन देंगी तो लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट चार्ज करेगी, ना, वो कम करेगी या बढ़ाएगी? ये मेरा क्वेश्चन है। कम करेगी। कम करेगी। अच्छा, एनी डिफरेंट आंसर? जयसवाल, निवेदिका इज आल्सो देयर। हाँ सर। सर बढ़ेगा। राइट, इट विल इंक्रीज। व्हाई इट विल इंक्रीज? बैंक का जो पैसा है वो कम हो गया ना अभी। जैसे पहला 4% था, 100 करोड़ था पहले, तो उसमें से 4% उन्होंने रखना पड़ता था, ठीक है। अभी वो उनको 20% देना है RBI को, है? तो पैसा कम हो गया। पैसा कम हो गया तो बैंक क्या करेगी? जो अपने कस्टमर्स है उनसे ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करेगी। ये मैंने आपको CRR का बताया। इन अ सेम वे जो हाउसिंग और कार लोन या तो इंडस्ट्रियल लोन जो देते हैं, तो इनका जो रेट कम होता है, कम बढ़ता है, उसके पीछे एक रीजन और है कि रेपो रेट। अगर आप कुछ CA का स्टडी कर रहे हैं, समझो, ICWA, या तो कुछ बैंकिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम का स्टडी कर रहे हो, तो आपको न्यूज में भी आपने देखा होगा कि वहां पे रेपो रेट, RBI हैज डिक्रीज द रेपो रेट फ्रॉम 25 बेसिक पॉइंट्स, ऐसा कुछ न्यूज आता है, कभी सुना है क्या आपने? तो ये जो रेपो रेट होता है ना, ये रेपो रेट की वजह से भी ये जो आपके हाउसिंग वगैरह, इंडस्ट्री को जो लोन दिया जाता है, ये जो रेट है वो कम ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। TY में जाएंगे तो पता चलेगा ये रेपो, रिवर्स रेपो वगैरह ये सब क्या होता है। बट व्हाट आई वांटेड टू टेल यू कि मॉनेटरी पॉलिसी, आवर पॉइंट ऑफ व्यू इज द मॉनेटरी पॉलिसी, इट इज द पॉलिसी मेड बाय RBI। तो RBI ने अगर पॉलिसी एकदम टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, टाइट और लीनियंट, ओके, तो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी जहां पर रेट बढ़ा देते हैं RBI, तो ये रेट बढ़ने की वजह से क्या होता है? इकोनॉमी में पैसा कम आ जाता है, उसकी वजह से ग्रोथ कम होता है, और वी कैन से द इन्फ्लेशन आल्सो गेटिंग इंक्रीज। बट व्हेन RBI following the lenient monetary policy,
लिनियंट म्हणजे जे 20% CRR था तो वो अभी 4% कर दिया, 2% कर दिया, तो उसकी वजह से क्या होता है, इकोनॉमी में ज्यादा पैसा आ जाता है, isn't it? ज्यादा पैसा आ जाएगा तो क्या होता है कि यहाँ पे जिस कंपनी ने पैसा लिया वो क्या करती है, वो बिजनेस करती है, वहां पे उसको वर्कर्स लगेंगे तो क्या हो जाएगा, वर्कर्स लगेंगे तो एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा, बराबर। और क्या बढ़ेगा, एम्प्लॉय है उनको पैसा मिल गया, व्हाट द एम्प्लॉय विल डू, एम्प्लॉय डिमांड बढ़ाएंगे, उनका डिमांड बढ़ जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगा तो क्या होगा, सप्लाई इज कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन विल, इन्फ्लेशन क्या होगा, डिमांड बढ़ेगा तो वेदर इट विल इंक्रीज और डिक्रीज, when the demand increases for goods and services, what will happen to the inflation, whether it will increase or decrease, increase. करेक्ट, इन्फ्लेशन विल इंक्रीज बिकॉज ऑफ कि लोगों के पास पैसा ज्यादा आ गया है। तो समझो अभी एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि मोबाइल, ठीक है, समझो इंडिया की पॉपुलेशन एक एज्यूम करो कि 100 करोड़ है, ठीक है, 100 करोड़ में से प्रोडक्शन समझो मोबाइल का प्रोडक्शन है समझो 70 करोड़, ठीक है, 70 करोड़ है, इसमें से समझो पॉपुलेशन जो 100 करोड़ में से है कि जैसे 50 करोड़ लोगों को ही जॉब मिल रहा है, ठीक है, 50 करोड़ लोगों को जॉब मिल रहा है, बट अचानक से गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज कर दिया तो क्या हो गया, सबको जॉब मिल गए, सबको अच्छे पगार पे रख दिया काम पे, अपने वर्कुन कॉलेज में से सभी बच्चों को TY पास होते ना होते हुए भी सबको जॉब दे दिया अच्छी कंपनी में, है? सबका पगार 40-50 हज़ार सबको पगार दे रही है गवर्नमेंट, है? तो अभी क्या हो गया, बट अभी सबको मोबाइल लेना है, ठीक है, मोबाइल लेना है, लोग है 100 करोड़, ठीक है, मोबाइल प्रोडक्शन है 70 करोड़, ठीक है, तो अभी अभी क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंपटीशन बढ़ जाएगा, क्या कंपटीशन होगा कि मोबाइल तो कम है? लोगों के पास पैसा ज्यादा आ गया तो लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि कंपनी क्या सोचती है कि प्रोडक्शन मार्केट में कम है तो हम जितना प्राइस को बोलेंगे उतना प्राइस को कस्टमर से वो परचेस कर लेंगे। कस्टमर क्या सोचता है कि मुझे मोबाइल चाहिए, उसका कितना भी प्राइस हो मैं देने के लिए तैयार हूँ। सो रिमेम्बर कि डिमांड और सप्लाई का रूल आपको ध्यान में रखना है, डिमांड और सप्लाई का। जब ये सप्लाई कांस्टेंट है और डिमांड बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा, द प्राइसेस विल राइज, कीमत बढ़ने लगेगी। बट व्हेन योर सप्लाई इज हैज इंक्रीज, ओके, सप्लाई बढ़ रहा है, डिमांड इज कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा, द प्राइसेस डिक्रीज। डिक्रीज, करेक्ट। सप्लाई ज्यादा हो रहा है ना मोबाइल का, बट मार्केट में डिमांड उतना ही है तो प्राइस विल कम डाउन। सो ये जो डिमांड सप्लाई का रूल है ये आपको याद होना चाहिए, बिकॉज यू आर द कॉमर्स स्टूडेंट्स। कॉमर्स स्टूडेंट्स को डिमांड और सप्लाई, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, प्राइस, ये सब आपको याद होना चाहिए। ओके, सो आई थिंक द लास्ट पॉइंट इज द डेफिसिट फाइनेंसिंग। हैव यू हर्ड अबाउट द डेफिसिट फाइनेंसिंग? Deficit financing, it is related to गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो बजट जो होता है, इस बजट में, बजट क्या होता है, डू यू नो व्हाट इज बजट? बजट इज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अभी आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको पता है, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, ठीक है। तो एंड वी नो दैट अगर डेबिट साइड, क्रेडिट साइड अगर दोनों इक्वल नहीं आ रहे, इसका मतलब क्या हो गया कि आपका बैलेंस शीट, या तो आपका जो भी आप सॉल्व कर रहे हैं वो रॉन्ग हो रहा है। हमें दोनों साइड इक्वल होना जरूरी है, इजंट इट? जब भी यहाँ पे अगर इक्वल नहीं आ रहा है तो हम क्या करते हैं, जैसे आपका डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, तो क्रेडिट साइड में कहीं पे तो कुछ बढ़ाना पड़ेगा, कहीं से कुछ पैसा वहां पे बोरो किया हुआ दिखाना पड़ेगा, isn't it? तो उसी तरह से गवर्नमेंट का जो बैलेंस शीट होता है उसको बोलते हैं
उसको क्या बोलते हैं? इट इज योर बैलेंस ऑफ पेमेंट वी कैन से. सो हियर गवर्नमेंट के जो क्रेडिट एंड डेबिट साइड्स जो है, ठीक है, एक्चुअल में जितना गवर्नमेंट खर्चा कर रहा है, जितना गवर्नमेंट का इनकम है, उतना ही खर्चा होना चाहिए. देन ओनली देयर बैलेंस शीट विल बी, देयर बैलेंस विल बी देयर. बट अगर इकोनॉमी में जैसे आप देखेंगे, इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रहा है, हर साल अपना जो क्रेडिट साइड है वो कम है और डेबिट साइड जो है वो ज्यादा है. मतलब पैसा जो आ रहा है गवर्नमेंट को वो कम है, बट जो हम खर्चा कर रहे हैं एक्सपेंसेस आर मोर. ये जो मिसमैच होता है उसको बोलते हैं डेफिसिट. ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूँ फिर से आपको कि गवर्नमेंट को 100 करोड़ रुपीस आ रहे हैं, इनकम आ रहा है 100 करोड़, पर गवर्नमेंट 200 करोड़ खर्चा कर रही है, तो उसको बोलते हैं डेफिसिट. ये डेफिसिट होने की वजह से स्टैग्फ्लेशन बढ़ता है. डेफिसिट होने की वजह से क्या होगा, गवर्नमेंट अगर खर्चा ज्यादा कर रही है, गवर्नमेंट का इनकम कम है, तो क्या हो जाएगा कि, तो अभी आपको ये पता होना जरूरी है कि जैसे गवर्नमेंट को इनकम कहाँ से आता है और गवर्नमेंट का पैसा कहाँ पे जाता है. सो इसके लिए तो पूरा एक लेक्चर लगेगा कि आपको गवर्नमेंट का खर्चा कहाँ पे होता है, गवर्नमेंट का वो इनकम कहाँ से आता है. इन शॉर्ट, रिमेंबर, ध्यान रखो कि जब भी गवर्नमेंट का एक्सपेंसेस ज़्यादा है और इनकम कम है तो उसको बोलते हैं डेफिसिट. ओके, उसको डेफिसिट बोलते हैं. और ये डेफिसिट होने की वजह से क्या होता है, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ता है, ग्रोथ कम हो जाता है, as well your unemployment somehow it can increase. So it's a deficit financing. So few policy measures are there how to control. Last thing, then we are going to stop here. How to control this stagflation. हम कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हैं. पहला ही पॉइंट जो हमने लास्ट डिस्कस किया था, कॉजेस ऑफ स्टैग्फ्लेशन, उसके अपोजिट जाओ. पहला है टू रिड्यूस द फिस्कल डेफिसिट. अभी इसका मतलब क्या, व्हाट डू मीन बाय दिस रिड्यूस फिस्कल डेफिसिट? Anyone? Reduce fiscal deficit means what? Increase in gain of government income. Correct. To increase the credit side we can say, or the receipt, उसको गवर्नमेंट का रिसिट बोलते हैं. रिसिट एंड पेमेंट, यू नो, गवर्नमेंट का रिसिट बढ़ाना, इनकम बढ़ाना, एंड द पेमेंट टू डिक्रीज द पेमेंट, उसको बोलेंगे हम कि ये जो डेफिसिट्स है, ये जो डेफिसिट है, ये जो डिफरेंस है वो कम करना. उसकी वजह से क्या होगा, द इकोनॉमी विल बी इन बैलेंस. नेक्स्ट इज टू कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ मनी सप्लाई. कंट्रोल द growth of money supply. Who is controlling the money supply? You know, RBI. ना? So to control the growth of money supply, पैसा अगर ज्यादा हो रहा है इकोनॉमी में तो उसको कम करो, कम हो रहा है पैसा तो ज्यादा करो. ये कौन करेगा? This is the act of the Reserve Bank of India. Okay. Next is the removing the restrictions on private investment. जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, जो भी बिजनेस है प्राइवेट, उनके ऊपर बहुत सारा रिस्ट्रिक्शंस है. ये कम करेंगे तो क्या हो जाएगा कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलेगा. इन शॉर्ट, द ग्रोथ विल इंक्रीज
unemployment will come down, employment will increase. Next is reduce the corporate and personal income taxes. What is the difference between this corporate and personal income tax? Do you know what is mean by corporate tax? Corporate tax पता है क्या आपको? Corporate means a company or business, Okay. or personal. No, but what do you mean by corporate tax? I'm talking. You are correct partially. The corporate means the company, or the businessman, we can say. But what is the tax? Like you know that personal income tax means in annually whatever income I have. Say for example, I have the 5 lakhs rupees as an annual income. Then on that income I have to pay some tax. Okay, it is called as personal income tax. But what about the corporate tax? In the financial year by the corporate company, Yeah. or giving some government taxes in other bills they like. What else? Any different answer? Any different answer? See, like जैसे हम पर्सनल इनकम टैक्स बोलते हैं, अपने पापा जो है वो टैक्स भरते हैं, इनकम टैक्स भरते हैं, इनकम टैक्स भरते हैं। वो किसके ऊपर होता है? पापा ने साल भर में कितना इनकम आ रहा है पापा को, हाँ? उसके ऊपर जो टैक्स रहता है उसको पर्सनल इनकम टैक्स बोलते हैं। इन अ सेम वे माय क्वेश्चन इज, ये कारपोरेट टैक्स जो है वो कंपनी को पे करना है, वो तो पता चला हमें, बट ऑन व्हाट? यस एनीवन? कहीं पे ढूंढ के नहीं बोलना है, आपको याद होगा तो बोलो, अदरवाइज आई एम टेलिंग यू। Okay, I'm telling you then. See, corporate tax is the tax paid by the corporate businessman on the profit earned by the company. Very important. कंपनी ने साल भर में जितना भी प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट है, ओनली आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रॉफिट, नॉट द रेवेन्यू, नॉट द व्हाट एल्स अदर्स। कंपनी ने साल भर में जितना भी प्रॉफिट कमाया, उस प्रॉफिट पे जो टैक्स देना पड़ता है उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स। सो अकॉर्डिंगली ये कॉर्पोरेट टैक्स अगर अभी आज की तारीख में 30% है, कितना है? 30%। अगर कल उठ के गवर्नमेंट ने ये जो टैक्स है ये 10% कर दिया, कितना कर दिया? 10%। नाउ टेल मी व्हाट विल हैपन? 10% कर दिया तो yes, what will happen? कॉर्पोरेट टैक्स अगर गवर्नमेंट ने कितना कर दिया, 30 की जगह भी 10% कर दिया, तो क्या होगा इकोनॉमी में? उसका इफेक्ट क्या होगा? कंपनी पे इफेक्ट क्या होगा? पहला तो यस आंसर। व्हाट विल हैपन? क्या हो जाएगा? ओके, विद इन 2 मिनट्स वी विल वाइंड अप। व्हाट विल हैपन? पहली बात तो क्या हो जाएगा, कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा, बराबर ना? जो टैक्स कंपनी को 30% देना पड़ता था, अभी 10% देना पड़ रहा है, तो ऊपर का जो 20% है वो कंपनी क्या करेगी? उसका प्रॉफिट हो जाएगा, और कंपनी वो प्रॉफिट अपने पास नहीं रखेगी। कंपनी नया प्लांट बनाएगी, नया बिजनेस स्टार्ट करेगी। नया बिजनेस स्टार्ट कर रही है तो क्या होगा? वहाँ पे वर्कर्स लगेंगे, इसका मतलब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। कंपनी स्टार्ट होने के बाद गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा, गवर्नमेंट का इनकम बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो जाएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ विल इंक्रीज। सो
here we can say to control the stagflation, the intention of the government should reduce the corporate and personal income taxes. And last but not the least, it's a reduce excise and custom duties, etc. So these are the indirect taxes. Uh, excise duty means the tax on production, and custom duty means the tax on import and export of goods and services. If the government reducing the excise and custom duties, then what will happen? The stagflation will be in control. Okay. So by this lecture today, we understood the stagflation. It is a situation where there is high inflation, high unemployment, and low economic growth. We also understood the causes and also the what we can say the measures to control the stagflation in India. Any question up to here? Any question? Okay, I'm taking the attendance. Abdul Sheikh, Amol Gun, Anjali Machi, Ayushi Shah, Chandrika Machi, Ritwik Joshi, Jyoti Jaiswal, Leena Daune, Masud Khalifa, Neeta Gorkha, Pramila Urade, Preeti Nayak, Rahat Khan, Roshni Kadu, Rushang Deshmukh. Any question you have, you can ask. सर Yes. बोलो सर मेरा प्रेजेंट ही लगाया क्या नाम रे? मसूद खलीफा हाँ हाँ लगा हाँ लगा ये ओके. दूसरी बात है लेक्चर में रहा करो. हाँ? बहुत सारे स्टूडेंट्स अब तक जैसे एफवाई में 2 डिवीजन था. हाँ? तो एसवाई में आउट ऑफ आई थिंक 268 200 स्टूडेंट्स कुड बी देयर. सो ओनली 19 स्टूडेंट्स आर देयर फॉर द लेक्चर. मुझे पता है कि आपको कुछ काम होगा, यहाँ वहाँ जाना है, कुछ करना है, बट लेट इट बी. आपको जब भी टाइम मिले तो आपको लेक्चर अटेंड करना है. दूसरी बात, जो भी रिकॉर्डेड लेक्चर है मैंने आपको नहीं दिए, कुछ कुछ दिए हुए, तो वो भी मैं दे दूंगा. तो आपको रीड करना है. गूगल क्लासरूम है, वहाँ पे जाके कुछ मटेरियल होगा वो देखना है, सिलेबस देखना है. और डू योर स्टडी. ओके. एनी क्वेश्चन?